आज का व्याख्यान बहुत इम्पोर्टेंट है, खास करके उन लोगों के लिए जो लगातार प्रश्न कर रहे हैं। मैं उसमें से कुछ प्रश्न को आज रख रहा हूँ जिसका मैं उत्तर दूंगा। साथ ही साथ सर्वे के समय जो प्रक्रिया होती थी और उस प्रक्रिया के आधार पर जो कागजात बनते थे उसके नाम और उसमें क्या लिखा जाता था उसके बारे में लगातार सवाल पूछा जाता है। नाम से भी लोग पूछते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। इसलिए ये जो जनरल लेक्चर सीरीज है उसी का ये पार्ट है। और ये आप समझ लीजिए कि भूमि विधान और भूमि विवाद से संबंधित जो भी व्यक्ति जानने के इच्छुक हैं उनके लिए लाभकारी होगा। और ध्यान से आप लोग सुनिएगा। और इसमें से बहुत सारे प्रश्न आए हैं, उसमें से कुछ प्रश्न को मैं रखूंगा और 1 बाय 1 सब प्रश्न को मैं पहले समाप्त कर दूंगा उत्तर दे करके, और तब उन कागजातों के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहला प्रश्न है टुनटुन सिंह। ये कहाँ से लिखे हैं ये पता नहीं है। इन्होंने कहा है कि खाता नंबर 10 और 115 की जमीन इनके पास है, लेकिन रसीद एक ही खाता का कटता है, या जमाबंदी एक ही जमाबंदी है। ऐसा कुछ इनके प्रश्न पढ़ने से पता चलता है। तो इस हो सकता है कि हम इनका प्रश्न ठीक से नहीं समझ सके हों। तो या तो ये हो, इनका कहने का मतलब है कि खाता 10 और खाता 15 की संपत्ति इनके पास है और जमाबंदी में दोनों खाता नहीं लिखा हुआ है। या तो ये भी हो सकता है कि इनका 2 अलग अलग जमाबंदी से जमीन इनके पास आया है और उसमें से एक ही जमाबंदी रसीद में लिखा हुआ है। तो इसका उत्तर ये है कि किसी भी व्यक्ति को अगर खतियानी जमीन है तो उस रैयत का एक ही खतियान होता है, एक मौजा में, यानी कि एक ग्राम में, और एक जमींदारी के अंतर्गत एक व्यक्ति का एक ही खतियान होता है। अगर आपके एक ही ग्राम में कई जमींदार रहे हैं, उन लोग का तौजी और खेवट अलग अलग रहा है और अलग अलग उन लोग का, तो ऐसा अपवाद में कुछ मिलता है, हो सकता है। दूसरा कि अगर आपका कुछ खतियानी जमीन है अपना, तो उसका खाता नंबर कुछ और है, और अगर आप बाद में किसी दूसरे रैयत से किसी प्रकार से प्राप्त किए हैं तो उसका खाता नंबर दूसरा होगा। तो रसीद जहाँ तक कटाने का सवाल है और जमाबंदी का सवाल है, तो जमाबंदी किसको कहते हैं ये समझ लीजिए। जमींदार लोग जो लगान का एक बही बनाता था, जो मालगुजारी भी उसको बोलते हैं, लगान भी बोलते हैं आजकल, जैसे उसको लैंड रेवेन्यू अंग्रेजी में कहते हैं। जो आप लोग रसीद कटाते हैं तो क्या मालगुजारी या लगान देते हैं, उसके बाद कर्मचारी आपको रसीद काट के देता है, अंग्रेजी में उसको लैंड रेवेन्यू कहते हैं। तो जो रैयत रसीद कटवाता है तो रसीद पर कुछ कॉलम बना हुआ है, वो उसका विधान है, उसी विधान के अंतर्गत बना हुआ है। उसमें तौजी नंबर भी कुछ लोग लिखते थे पहले, खाता नंबर भी लिखते थे। तौजी नंबर फिर नहीं लिखने लगे, खाता नंबर लिखने लगे। कुछ रसीद में खाता नंबर भी नहीं रहता है। पहले प्लॉट नंबर भी नहीं लिखा जाता था, बाद में कुछ में प्लॉट नंबर लिखा जाने लगा। तो अब हालांकि इंस्ट्रक्शन है और अब तो कंप्यूटराइज हो गया है, इसलिए उसमें आप सब कुछ देखिएगा सही हो रहा है। और तौजी तो जमींदारी के समय था, इसलिए उसका औचित्य नहीं है, उसका लिखने का कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर एक व्यक्ति का एक मौजा में रसीद कटता है तो एक ही जमाबंदी के अंतर्गत रहता है। अगर दूसरे जमाबंदी की जमीन आई होगी तो वो जमाबंदी से उनका एरिया कट करके इसी जमाबंदी में समाहित हो जाएगा।
जैसे उदाहरण के स्वरूप आपका पहले से 5 कट्ठा जमीन है जिसका जमाबंदी नंबर मान लीजिए कि 20 है, और आप फिर 5 कट्ठा जमीन किसी से खरीदे, उस व्यक्ति का जमाबंदी नंबर 35 था, तो वहां से 35 जमाबंदी से वो 5 कट्ठा क्षेत्रफल कट करके आपके जमाबंदी में वो जुट जाएगा, जिसको दाखिल खारिज कहते हैं, यानी कि म्यूटेशन। हिंदी में उसको नामांतरण कहते हैं, नाम का अंतर। तो किस में? तो यही जमाबंदी बही में, इसको लगान बही या जमाबंदी बही कहते हैं, इसी में होता है, जिसके लिए अंचल अधिकारी को अधिकार दिया गया है। सबसे पहले नामांतरण का अधिकार आज़ादी के बाद, जब आज़ादी पूर्ण हुई भी नहीं थी, पंचायत एक्ट तो उसके पहले ही बन गया था, ग्राम पंचायत राज एक्ट 1947 में, उसी समय म्यूटेशन का अधिकार सरपंच को दे दिया गया था पंचायत एक्ट में। बाद में जब बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट बना 1950 में, तो उसमें जो रूल नहीं कुछ बन सका था, तो बीडीओ साहब, एक ही ब्लॉक में एक ही अफसर होते थे जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड भी देखते थे और रेवेन्यू साइड भी देखते थे, तो उनको बीडीओ कहा जाता था, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। अब नाम बदल गया, अब रेवेन्यू के इंचार्ज जो होते हैं वो सीओ होते हैं, पहले सीओ कहलाते थे, अब वो अंचलाधिकारी बीच में हो गए थे। फिर प्रखंड और बीडीओ का हो गया प्रखंड विकास पदाधिकारी, और ये सर्किल ऑफिसर से अब अंचलाधिकारी कहलाते हैं, और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बीडीओ से अब प्रखंड विकास पदाधिकारी कहते हैं। तो इस तरह से चेंजेज हुआ। तो 1953 में बिहार लैंड रिफॉर्म्स रूल्स बना, उसमें फिर प्रक्रिया दी गई, तो बीडीओ का पावर म्यूटेशन का खत्म हो गया। तो आज के तारीख में म्यूटेशन हो रहा, और इधर बहुत सा आप अखबार में देखें कि म्यूटेशन का बहुत केसेस पेंडिंग है, बहुत से अंचलाधिकारी के ऊपर आक्षेप लगा है, किन्हीं के ऊपर केस चल रहा है, सरकार भी किन्हीं के ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई कर रही है। तो इसके वजह से भी अभी नया एक नियमावली सरकार ने बना दिया है, एक रेवेन्यू ऑफिसर करके पोस्टिंग कर दिया है अंचल में। हो सकता है सभी जगह भी नहीं हुआ हो, तो उसमें अलग अलग तरह से रूटीन बनाया गया है कि ऑड नंबर और इवेन नंबर, कौन केस किसके पास जाएगा उसका तरीका है, जिसका मतलब ऑड नंबर होगा यानी कि जो वैसे संख्या जो 2 से नहीं कटे, मतलब 1, 3, 5, 7, जिस केस का नंबर पड़ेगा इसी तरह का, जो 2 से विभाजित नहीं हो तो एक ऑफिसर के यहाँ जाएगा, और जो 2 से विभाजित होने वाला हो इवेन नंबर, तो वो चला जाएगा दूसरे पदाधिकारी के। इसलिए रेवेन्यू ऑफिसर और अंचल अधिकारी दोनों को म्यूटेशन का अधिकार है। और म्यूटेशन का तरीका है, पहले आप आवेदन दीजिएगा, अब तो उसका फॉर्म बन गया, ऑनलाइन भी हो गया, सब लोग जानते भी हैं, तो फॉर्म में भर के दीजिएगा। अगर आप फॉर्म में भर के नहीं देते हैं तो ऑनलाइन नहीं लेगा, ऑनलाइन के लिए फॉर्मेट है, इसलिए दीजिए। और ऐसे मैनुअल भी दे सकते हैं, तो बहुत जगह लोग मैनुअल ले लेते हैं और बहुत जगह लोग मैनुअल नहीं ले रहे हैं कि ऑनलाइन दीजिए। तो ये जहाँ पर स्थानीय व्यवस्था है वहाँ पर पता करके उस हिसाब से आप काम कीजिए। तो नामांतरण के लिए या तो मैनुअल, हस्तलिखित आवेदन या टंकित आवेदन पत्र आप डायरेक्ट कर्मचारी, अंचल अधिकारी या अंचल इंस्पेक्टर जो होते हैं, सर्किल इंस्पेक्टर, उनको भी दे सकते हैं। उनका माध्यम से हर अंचल में एक क्लर्क होता है जिसको म्यूटेशन क्लर्क बोलते हैं, जो म्यूटेशन से संबंधित केस को देखता है और वो रजिस्टर मेंटेन करता है। तो उसी रजिस्टर पर जो संख्या, क्रमवार संख्या रहती है, वही म्यूटेशन केस नंबर हुआ। तो जब आप 2 खतियान से जमीन आपके पास मिल गया और 2 जमाबंदी की जमीन आपके पास मिल गया और आपके नाम से दाखिल खारिज जब हो गया या नामांतरण हो गया, तब जो रसीद कटेगी उसमें एक ही जमाबंदी रहेगा, वो पहले वाला जमाबंदी नहीं रहेगा। तो अगर आपका प्रश्न जमाबंदी से संबंधित है तो आपकी एक ही जमाबंदी रहेगी। एक गांव में अगर जमीन है तो उसकी जमाबंदी एक ही रहेगी। दूसरा, खाता नंबर देने का और प्लॉट नंबर देने का अब प्रक्रिया हो गई, चल रही है, हो गई है, बहुत लोग दे रहे हैं। अगर आपका खाता नंबर दोनों नहीं लिखा हुआ है या प्लॉट नंबर नहीं लिखा हुआ है तो आप उसके लिए परिमार्जन की व्यवस्था, उसमें सुधार के लिए आप दे सकते हैं। इसलिए ये हो गया उनका सवाल टुनटुन सिंह का। अब आइए रियल ट्रेडर।
रियल ट्रेडर लिखते हैं, नाम नहीं लिखते हैं, क्या करते हैं कहाँ से, तो ये समझ में नहीं आता है। लेकिन जो प्रश्न करता है वो अगर रियल ट्रेडर से जो लिखे होंगे वो समझ जाएंगे उनके प्रश्न का हम आंसर दे रहे हैं। इन्होंने लिखा है कि खेवट में किस्म हक मुकर्री लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है। तो खेवट क्या चीज़ है इसके बारे में और विस्तृत बताएंगे। ये आपको अब जानने और समझने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप विधि से संबंध रखते हैं, यानी कि अगर आप विधि के व्यवसायी हैं, यानी कि आप एडवोकेट हैं या विद्यार्थी हैं, कानून के विद्यार्थी हैं, या कोई पदाधिकारी हैं, या अगर आपका अपना कोई केस में इस तरह का विवाद अगर आ गया हो और उसमें इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा, इससे दावा प्रतिदावा चल रहा हो, तो इसका महत्व हो सकता है। अदरवाइज आज के तारीख में खेवट इस सब का कोई महत्व नहीं। ये सब जमींदारी के समय का कागज है, जमींदारी उन्मूलन के बाद से। फिर भी आप जान लीजिए, हक मुकर्री का मतलब होता है एक तरह का ये पट्टा हो गया, ठीका हो गया, जिसको कि अंग्रेजी में लीज बोलते हैं। तो मुकर्री जो उस जमाने में होता था उसको लाइफ इंटरेस्ट रहता था, माने जिस आदमी को मुकर्री दिया जाएगा वो जिंदगी भर उस पर कब्जा करके रहेगा। जब वो मर जाएगा तो उसका बाल बच्चा को उसको कोई हक नहीं था। जो देने वाला है, यानी कि अगर कोई हम जमींदार हैं और हम अपने जमींदारी में किसी क्षेत्र में 2 आना 4 आना 8 आना किसी तौजी में हमारा जो इंटरेस्ट है, हिस्सा है, उसमें हम मुकर्री कर दिए किसी व्यक्ति को, तब वो उस इलाके का जमींदार हो गया, लेकिन उसका हैसियत क्या हो गया, मुकर्रीदार। तो अगर मुकर्रीदार को हम परमानेंट मुकर्रीदार नहीं बनाते हैं, सिर्फ लिखते हैं मुकर्रीदार, इसका माने जब तक वो जीवित रहेगा वो उसका जमींदार होगा और रैयत से वो लगान लेकर के, और फिर हमसे जो शर्त तय होगा मुकर्री का, लिखित या जवानी जो भी हो, उसके हिसाब से वो हमको देगा, हमारा काम हल्का हो गया। तो बहुत सारे जमींदार लोग अपने सुविधा अनुसार मुकर्रीदार रखते थे। इसको दरमियानी हकदार भी बोलते थे, माने अंग्रेजी में इसको इंटरमीडिएट। ओरिजिनल जमींदार कोई और है, लेकिन ये बीच का जमींदार हो गया। तो जिस रैयत का जमीन उसके अंतर्गत पड़ता था, उस रैयत के लिए वही प्रैक्टिकली जमींदार हुआ। उसके बाद एक है जूरिस्प्रूडेंस नाम से। जूरिस्प्रूडेंस तो कोई नाम नहीं होता है, लेकिन पता नहीं यूट्यूब पर कैसे बिना नाम और पता के लोग भेज देते हैं। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि जवाब दे दें। कोई अपने आप को जूरिस्प्रूडेंस के नाम से सवाल किए हैं, जिसमें पूछे हैं खसरा पंजी और खतियान में क्या डिफरेंस है। तो आप थोड़ा देर इंतज़ार कीजिए, अभी और प्रश्न को समाप्त कर देंगे। उसके बाद अंत में बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके बारे में अभी हम बताने जा रहे हैं। अगर समय कम मिलेगा तो इसके बाद वाला लेक्चर में बताएंगे। और इन्हीं का एक डिमांड भी है कि आप रेवेन्यू कोर्ट के बारे में वीडियो बनाइए। तो आप लोग को जानते हैं और कई बार हम बता चुके हैं कि हम कार्यरत अधिवक्ता माननीय उच्च न्यायालय में हैं और हमारे पास समय का अभाव रहता है। ट्रेनिंग प्रोग्राम में जजेस लोग को जो जुडिशियल एकेडमी में ट्रेनिंग होता है वहाँ जाके पढ़ाते हैं, वो भी जब छुट्टी का दिन रहता है तब पढ़ाते हैं, शनिवार या रविवार का। संजोग बस अभी उच्च न्यायालय में ग्रीष्म अवकाश चल रहा है, इसलिए थोड़ा मौका मिल गया, लेकिन अभी मेरा एकेडमी में भी क्लास चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपको ये जानने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अगर हो सकता है कि आज के इस लेक्चर में आपका जवाब आ जाए तो आ जाए, नहीं तो इसके बाद वाले लेक्चर में आ जाएगा। उसके बाद एक उमेश कुमार हैं, ये नौबतपुर से, ये लिखते हैं कि गैर मजरूआ खतियान में रिमार्क कॉलम में रैयत बसर्रह प्लॉट नंबर लिखा हुआ है, निस्फ मालिक और वो निस्फ रैयत, टाइटिल किसका होगा। ये प्रश्न इनका बहुत अच्छा है, आपको 1 मिनट में समझा देते हैं। उमेश कुमार जी ध्यान पूर्वक सुनिए। गैर मजरूआ के बारे में पहले हम कई लेक्चर में बता चुके हैं। मजरूआ का माने होता है जिसमें कृषि हो, अंग्रेजी में बोलते हैं कल्टीवेबल लैंड, और गैर मजरूआ का माने जिसमें कृषि नहीं हो, तो किसी भी तरह का नाम हो सकता है। तो कृषि नहीं हो
और रिमार्क कॉलम में तो गैर मजरूआ में 3 तरह का बताए थे, गैर मजरूआ खास और गैर मजरूआ मालिक। तो गैर मजरूआ मालिक या गैर मजरूआ खास खतियान में लिखा हुआ है तो उसका मालिक पूर्ण रूपेण जमींदार है वहां का। और अगर गैर मजरूआ आम है तो उसका भी मालिक जमींदार है, लेकिन उसमें रैयत का अधिकार है उपयोग करने का। और गैर मजरूआ में बहुत प्रकार के जमीन का उदाहरण भी दिए थे, नदी है, नाला है, पोखर है, तालाब है, चारागाह है, मंदिर है, मस्जिद है, ईदगाह है, अलंग है, दाढ़ी है, चातर है, चाट है, पटवन का पैन है, कुछ भी है, ये सब गैर मजरूआ आम है। स्कूल, कॉलेज, गिरजाघर, मंदिर, मस्जिद, कुछ भी है, सब गैर मजरूआ आम के आता है, जहाँ आम लोग आते जाते हैं। प्राइवेट किसी का अगर है उसको छोड़ के। तो अगर गैर मजरूआ खास या गैर मजरूआ मालिक या गैर मजरूआ ठेकेदार, वही जैसे मुकर्रीदार अगर कोई होगा ठेका में लगा दिया तो गैर मजरूआ ठेकेदार, ये सब जमींदार की चीज थी। अगर उसमें रिमार्क कॉलम में लिखा हुआ है पेड़ वगैरह जहां तक रहता था उसी में ही रहता है, पेड़ रहता हो, या अगर तालाब में जहां मखाना होता हो या और किसी तरह का सिंघाड़ा वगैरह का उपज जहाँ होता हो, वहाँ भी ऐसा देखने को मिलता है कि लिखा हुआ रहता था कि फल में निस्फ हिस्सा मालिक और निस्फ हिस्सा रैयत। तो यानी कि आधा हिस्सा जो होगा, जैसे पेड़ है, पेड़ में कोई फलदार पेड़ है तो फल जो हो गया वो आधा ले लेगा जमींदार, और आधा जो पेड़ लगाया रैयत उसका हो जाएगा। अगर सूख गया, पेड़ कट गया, तो लकड़ी में आधा जमींदार और आधा निस्फ का माने आधा। तो उसमें गैर मजरूआ मालिक, गैर मजरूआ खास जमीन में अगर कोई ऐसा है पेड़ जो किसी रैयत ने लगाया है या रैयत उसका देखभाल कर रहा है या रैयत किसी प्रकार से कब्जा में चला रहा है, तो सर्वे के समय जो पदाधिकारी थे वो लोग लिख देते थे गैर मजरूआ निस्फ, पेड़ पर पेड़ का संख्या भी लोग लिख देते थे, किस्म पेड़ कौन सा पेड़ है ये भी लिख देते थे। और जो हक होता था, किसी में निस्फ लिखा मिलेगा, किसी में मिलेगा 12 आना जमींदार 4 आना रैयत, किसी में मिलेगा 4 आना जमींदार 12 आना रैयत, इस तरह से अलग अलग मिलता है। दूसरा उसमें वर्ड है बसर्रह नंबर। सर्रह का नंबर है रेफरेंस के लिए, बसर्रह नंबर प्लॉट नंबर दिया हुआ है सर्रह में। इसका मतलब ही हुआ कि कौन रैयत है। यहाँ पर तो रैयत का नाम नहीं लिखा हुआ है, और रैयत का नाम रिमार्क कॉलम में उतना जगह नहीं है, तो नाम, बाप का नाम, एड्रेस लिखने में दिक्कत होगा, तो सिर्फ प्लॉट दे दिया। यानी कि उस प्लॉट नंबर का जो रैयत जिसका खतियान में नाम है, तो कौन है वो रैयत देखने के लिए वो प्लॉट का खतियान देखिए तब पता चल जाएगा, तो उसी रैयत का उस पर आधा हक होगा। तो ये आपके सवाल का जवाब हो गया। उसके बाद एक अमीन साहब हैं, संतोष उनका नाम है। ये कई बार पूछे हैं और हमने जवाब भी दिया है, फिर भी उनका एक ही सवाल आ रहा है, और इनका सवाल थोड़ा भेग है, पूरी जानकारी नहीं रहने के कारण ऐसा है, और उन्होंने सपाट सवाल पूछा है। उनका सवाल सीधा है कि सर्वे कानून में कितना कड़ी का गलती होगा तो माफ कर दिया जाएगा। तो माफ करने का कोई कहीं कानून नहीं है, और सर्वे मेजरमेंट इज ए साइंटिफिक, वैज्ञानिक पद्धति से नाप होता है, तो इसमें गलती होने का कहाँ सवाल। अगर गलती आप करते हैं इसका माने आप नाप सही से नहीं किए हैं या आप नहीं जानते हैं कैसे नाप किया जाना चाहिए, तभी हो सकता है। माफी का कोई प्रावधान नहीं। ये आपको सुनने में मिला होगा या किसी से सुने होंगे, या कभी कोई केस मुकदमा में ऐसी चर्चा हुई होगी कि अगर कोई जमीन अतिक्रमण कर लेता है और अतिक्रमण को हटाने के लिए कोई सिविल कोर्ट में केस होता है, और उस केस में सर्वे नोइंग एडवोकेट कमिश्नर जाके रिपोर्ट देते हैं, और रिपोर्ट में एक पक्ष जिसके विरुद्ध रिपोर्ट है वो आपत्ति देता है और कहता है कि ये साइंटिफिक नहीं है, मेजरमेंट गलती किया है इन्होंने, एडवोकेट ने, तो चूंकि वहाँ पर अमीन का प्रावधान कोर्ट
सिविल कोर्ट के द्वारा अमीन को नहीं दिया जाता है। वहाँ पर अलग से कानून है और उसमें जो लिस्ट रहता है डिस्ट्रिक्ट जज के पास हर जिला में, वो अधिवक्ता लोग जब वकालत पास कर जाते हैं, एडवोकेट बन जाते हैं, उसके बाद उन लोगों को इंजीनियरिंग कॉलेज में नाम लिखाना पड़ता है और उसके लिए 1 साल का कोर्स जो होता है, या 2 साल अभी हो गया शायद, तो उसका कोर्स करना पड़ता है। सिविल इंजीनियरिंग में सर्वेइंग का पूरा पार्ट पढ़ना पड़ता है, इसलिए उनको तब प्रमाण पत्र मिलता है, तब उनका रजिस्ट्रेशन जिला जज के यहाँ होता है। और जब किसी कोर्ट में, मुंसिफ कोर्ट या सब जज कोर्ट में कमिश्नर बहाली की आवश्यकता हो, जो सर्वे नोइंग की आवश्यकता हो, सर्वे जानकार कमिश्नर की, तो वो जज, मुंसिफ या सब जज जिला जज को पत्र लिखते हैं कि इस केस में एक बहाली की आवश्यकता है सर्वे जानकार अधिवक्ता की, तो वो डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ पैनल बना रहता है, रजिस्टर में एंट्री रहती है, उसके हिसाब से वो उसको तैनात करते हैं, उस वकील को बहाल किया जाता है, उसका फीस प्रेस्क्राइब है, फीस मिलता है। तो ये बहुत पहले सलीके से होता था, आजकल उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई है। सलीका और तरीका ये था कि अगर किसी भी वकील का, सर्वे नोइंग वकील का रिपोर्ट, 3 रिपोर्ट लगातार अमान्य हो जाता था, कोर्ट के द्वारा सेटिसाइड हो जाता था अनसाइंटिफिक होने के कारण या मेली होने के कारण, तो उस वकील का नाम हटा दिया जाता था, फिर उसको केस नहीं दिया जाता था। तो इतना कड़ा उस पर निगरानी होता था, तो गलती माफ होने का कोई सवाल ही नहीं है। हाँ, कुछ केसेस में ऐसा जजमेंट आया है कि अगर हमने कहा कि 2 कड़ी का ही या 3 कड़ी का ही इंक्रोचमेंट है, तो 2 और 3 कड़ी का इंक्रोचमेंट निकालना सर्वेइंग के हिसाब से डिफिकल्ट है, क्योंकि एक लाइन जो होता है सर्वे मैप में, उसका नाप 10 कड़ी के बराबर होता है। तो इसलिए उसका करके अभी जो हमारे पास मैनुअल ऑपरेटस है उससे नहीं निकाला जा सकता। जब डिजिटलाइज हो जाएगा तब डिजिटल ऑपरेटस से वो 1 कड़ी का भी निकाला जा सकता है। इसलिए ऐसा मत भ्रम पालिए कि माफ है, माफ नहीं। आपने गलती किया है जमीन, तो माफ होने का कहाँ सवाल है। अब एक सवाल करता है जिब्रान, संभवतः उनका नाम है जिब्रान, कहाँ से किए हैं ये नहीं बताए हैं, क्या करते हैं ये नहीं बताए। हम बराबर आप लोगों से कहते हैं कि जब भी आप प्रश्न कीजिए तो अपना नाम और स्थान और व्यवसाय 3 चीज जरूर बता दीजिए, ताकि आपके सहूलियत के हिसाब से हम बात कर सकें और ऐसा जवाब दे सके आसान शब्दों में कि आप अच्छी तरह से समझ जाएं और जिस उद्देश्य से आप सवाल पूछ रहे हैं वो उद्देश्य की पूर्ति हो जाए। जिब्रान का सवाल है फकीराना क्या होता है। हालांकि इसका जवाब पहले भी हम दे चुके हैं, फिर भी हम दोहरा देते हैं। फकीर 2 तरह का होता है, एक फकीर जो भिखमंगा होगा और एक शाह फकीर जो पूजा पाठ करते हैं, दुआ फातिहा करते हैं, ये सब करने वाले शाह फकीर होते हैं। तो इन लोग के पास जमींदारी के समय में नवाब प्रथा जब थी, उस समय कोई ज़मीन जायदाद नहीं होता था, तो उनको नवाब या जमींदार के दरबार में जा कर के कुछ इस्वा करते थे, या उनका कुछ खुश करने का काम कर दिए, या कुछ लोग उसमें ताबीज़ वगैरह देने वाले शाह फकीर लोग होते थे, तरह तरह के लोग होते थे, कुछ इबादत करने वाले होते थे। तो किसी को भी उसके परवरिश के लिए रुपया, पैसा, धन दौलत, सोना चांदी, हीरा जवाहरात, जो जैसा था विद्वान, उसके अलावे परमानेंट ज़मीन भी दिया जाता था। तो उसको जो ज़मीन दिया जाता था, उस ज़मीन का बहुत तरह का उत्तरम होता था, तो उसको जागीर बोलते हैं, अंग्रेजी में ग्रांट कहते हैं। तो अगर कोई फकीर को दिया गया तो वो फकीराना हुआ। सर्वे के समय में वैसा जब देखा सर्वे के अधिकारी ने, तो किसी ने उसको लिख दिया जागीर फकीराना और किसी ने लिख दिया फकीराना, यानी कि फकीराना है उसका रेंट माफ है, लगान नहीं लगता है, उसके परवरिश के लिए दिया गया। तो अगर कुछ ऐसा फकीर है, कहीं कहीं मिलेगा
अपवाद में, जनरली फकीराना है जो उसके हमेशा हमेशा के लिए दे दिया गया। वो नस्लन बाद नस्लन, माने एक नस्ल से दूसरे नस्ल, जन जन्मांतर के लिए। वो मर गया तो उसका बाल बच्चा सबको उस पर अधिकार रहेगा। और जमींदारी चली गई तब तो उसका रईती हक हो गया। अब फकीराना वगैरह का सवाल नहीं, ये सब होता था जमींदारी के समय में। तो आज के तारीख में अगर कोई फकीर का पोता परपोता कोई है तो आज वो रैयत है, हमारे आपकी तरह जमीन उसके पास है तो वो रैयत है। एक जमाने में वो फकीराना था। हाँ, कुछ ऐसा अपवाद में मिलता है कि ग्रांट जो होता था वो सर्विस ग्रांट। अगर कोई ऐसा था जो दरबार में जमींदार या नवाब के यहाँ सेवा देता था, उसके बदले में उसको मुशाहरा नहीं मिलके जमीन मिला हुआ था, तो उसको सर्विस ग्रांट बोलते हैं। तो वो न हेरिटेबल था न ट्रांसफरेबल था, माने वो उसका वारिस को नहीं होगा, मरने के बाद खत्म हो जाता था, या उसका सेवा खत्म हो गया, नौकरी खत्म हो गया था। इसलिए फकीराना आप समझ गए। उसके बाद है अभिषेक कौशिक। अभिषेक कौशिक कहाँ से बोल रहे हैं, क्या करते हैं, ये नहीं बताए हैं, लेकिन इनका कहना है कि वीडियो एक बनाए गैर मजरूआ आम पर। तो मेरे ख्याल से लगता है कि आप लोग ये जो भूमि विधि विधान और भूमि विवाद से उत्पन्न जितनी भी समस्याएं हैं, इसके संबंध में जो जनरल लेक्चर सीरीज चल रहा है, इसमें 15, 20 या 18 लेक्चर जो भी आया है, वो आपको क्रमवार सुनना चाहिए। वो संपूर्ण ज्ञान हो जाएगा आपको। और ये सब जितने भी प्रश्न आपके हैं, अब तक के जितने प्रश्नों का मैंने उत्तर दिया है और अभी जो प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं या आने वाले भविष्य में जो प्रश्न आ सकते हैं, सबको समावेश करते हुए मैंने समग्र दृष्टिकोण से ये धारावाहिक लेक्चर भूमि विधान और भूमि विवाद से संबंधित, भूमि दस्तावेज से संबंधित प्रारंभ किया है। इसलिए जो भी इच्छुक व्यक्ति है और श्रोतागण हैं जो वीडियो देखते हैं, प्रश्न करते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, चाहे तो अपने ज्ञान बढ़ाने के लिए या अपना कोई विवाद है उसमें मदद लेने के लिए, या अगर विद्यार्थी हैं तो अपना ज्ञानवर्धन के लिए, या अधिवक्ता हैं तो अपने व्यवसाय में अपना ज्ञान वर्धन करिए, या न्यायिक पदाधिकारी हैं तो न्याय करने के लिए, सबों के लिए ये है। तो सतत वो सभी जो लेक्चर है, धारावाहिक एक तरह से कहिए, वो जनरल लेक्चर सीरीज, उसको आप गौर से सुनते जाइए और क्रम से सुनते जाइए, सब कवर कर जाएगा। तो हम उसमें गैर मजरूआ आम क्या है इस पर बना दिए हैं। अब इस पर क्या वीडियो बनाना है, कई बार उसके बारे में बता चुके हैं, अभी भी बता चुके हैं। गैर मजरूआ का माने क्या होता है, गैर मजरूआ कितना तरह का होता है, ये भी बता दिए। इसके अलावा और तो कुछ हो नहीं सकता है। तो आपका प्रश्न का आंसर हो गया। अब जहाँ तक दूसरा प्रश्न इनका है, खसरा पंजी और खतियान क्या एक ही है, तो जवाब है कि एक नहीं है, दोनों अलग अलग कागज है और दोनों अलग अलग स्टेज में बनता है। इसके बारे में इस लेक्चर के अंत में और डिटेल में बताएंगे या इसके बाद वाला लेक्चर में बताएंगे। अंतिम जो प्रश्न करता है उनका नाम है रवि रंजन। ये लॉ स्टूडेंट हैं, अच्छी बात है। इनका एक प्रश्न है कि स्टेट क्या होता है। स्टेट का मतलब ESTATE स्टेट, और एक स्टेट हुआ STAT स्टेट। स्टेट का माने आप सभी जानते हैं राज्य, जैसे बिहार इज ए स्टेट, हम लोग कहते हैं बिहार स्टेट। आज़ादी के पहले स्टेट नहीं कहलाता था, उस समय प्रोविंस कहलाता था, प्रोविंस ऑफ बिहार या बिहार प्रोविंस कहते थे। आज़ादी के बाद संविधान बना, संविधान के हिसाब से इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का एक समूह है इंडिया संविधान के हिसाब से। तो यहाँ अलग अलग राज्य है, स्टेट है। तो ये स्टेट जो भूमि विधि विधान में स्टेट वर्ड का उपयोग हुआ है, स्टेट का सीधा माना है भू संपदा। अगर आपके पास एक मकान है तो वो मकान आपका स्टेट है। अगर आपके पास मकान और जमीन है तो दोनों आपका स्टेट है। तो अचल संपत्ति जो भी है वो स्टेट कहलाता है। और जो एब्स्ट्रैक्ट संपत्ति थी, जैसे जमींदार का जमींदारी राइट, जमींदार का जो हक था, मान लीजिए कोई ऐसा जमींदार था जिसके पास 1 कट्ठा जमीन अपना नहीं था, अपने कब्जे में खेती नहीं करता था, सिर्फ लगान लेता था,
तो जो उसका जमींदारी का जो हक था, उस पूरे हक को, उस राइट को प्रोप्राइटरी राइट बोलते थे, या एस्टेट ऑफ द जमींदार। उसके हक को भी एस्टेट कहा जाता था, प्रोप्राइटरी राइट को भी एस्टेट कहा जाता। तो अब प्रोप्राइटर खत्म हो गए, प्रोप्राइटरी राइट खत्म हो गया, जमींदार खत्म हो गए, तो अब जो जमीन के मालिक हैं, इसलिए आजकल बोलचाल की भाषा में कोई 10 बीघा का जमीन जोतने वाला किसान है, रैयत है, तो उसको भी लोग कहते हैं कि गांव में ही जमींदार है। तो एक्चुअली जमींदार का जो माने था, जो शुरू में लेक्चर में हम बता चुके हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जब बंगाल कोड बनाया और जमींदारी का अधिकार दिया, तो एक एक इंच सब कुछ जमींदार का था जमींदारी के अंतर्गत, तो इसलिए जमींदार कहलाया। और उसके अंदर जो रैयत जोतने वाला था जमीन, वो लगान देता था, जोतता था, वो रैयत हो गया। तो आज के तारीख में जमींदार तो बिहार सरकार है, तो हम लोग तो जमींदार हैं, वही जमींदार का अधिकार बिहार सरकार को मिल गया। तो गवर्नमेंट ऑफ बिहार या स्टेट ऑफ बिहार इज ए लैंडलॉर्ड प्रैक्टिकली, और जो जमीन जोतने वाले हैं रैयत, जिसको लैंड होल्डर भी कहते हैं, किसान, ये लोग रैयत हो गए। किसके रैयत हो गए? बिहार सरकार के रैयत हो गए। तो हम लोग के पास जो भूमि है, संपत्ति है, वो हम उस स्टेट के हम मालिक हैं। फिर इनका एक प्रश्न है, विद्यार्थी हैं, खसरा नंबर कब शुरू हुआ? इसका उत्तर है, खसरा नंबर प्लॉट नंबर को कहते हैं। तो सर्वे के पहले तो किसी भूमि का कोई प्लॉट नंबर था ही नहीं। सब भूमि का इतिहास, जो प्रारंभिक शुरू वाला जो लेक्चर है, एक बड़ा लेक्चर है 2 घंटा 40 मिनट का, शायद वो अंग्रेजी में होगा। अगर आप लॉ स्टूडेंट है तो अंग्रेजी में समझ सकते हैं रवि रंजन जी। 2 घंटा 40 मिनट का है, हिस्ट्री ऑफ लैंड लॉ ऑफ बिहार, वो सुनिए। और नहीं तो हिंदी में जो धारावाहिक चल रहा है लेक्चर, उसमें भी शुरू का 2 या 3 लेक्चर में ये सब बातें आ चुकी है। फिर भी आपके जानकारी के लिए यहाँ पर बता देते हैं कि जब कोई सर्वे नहीं हुआ था तो कोई प्लॉट नंबर था ही नहीं, यानी कि कोई खसरा नंबर था नहीं। तो जब सर्वे की प्रक्रिया शुरू हुई, तभी से खसरा नंबर आया। और पिछला लेक्चर में बता चुके हैं कि हिंदुस्तान में पहले जो सर्वे हुआ था वो आधा अधूरा था और कानून नहीं बना था सर्वे का। उस समय मुस्लिम शासक अकबर के समय में राजा टोडरमल के राज्य के अंतर्गत कुछ इलाकों में सर्वे किया गया था, उसको थाकवस्त सर्वे बोलते थे। तो कानून उस समय कोई नहीं था, इसलिए जो खतियान बना और नक्शा बना उस समय सब उर्दू में है, उसमें प्लॉट नंबर दिया हुआ है। आजकल बहुत कम उपलब्ध है और उसकी कानूनी मान्यता नहीं है, क्योंकि वो अनसाइंटिफिक माना जाता है। तो वहाँ से शुरू हुआ। लेकिन जो खसरा नंबर हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, मानते हैं, वो खसरा नंबर जब कैडेस्ट्रल सर्वे प्रारंभ हुआ, कैडेस्ट्रल सर्वे के दौरान जब प्लॉट का वर्गीकरण किया गया, तब खसरा नंबर हुआ। तो कहीं पर बिहार का कुछ हिस्सा से सबसे पहले बेतिया में शुरू हुआ 1894 वगैरह से, अब बाकी हिस्सा में 1901 से हुआ शुरू। तो सब मिला के बिहार में कह सकते हैं 1894 से लेके 1909-10 तक के प्रक्रिया पूरी होगी और खतियान फाइनली पब्लिश हो गया। तो इसी बीच में खसरा नंबर का प्रादुर्भाव हुआ, यानी कि खसरा नंबर प्रारंभ हुआ। ये भी आपके सवाल का जवाब हो गया। बाकी जो इम्पोर्टेंट शब्दावली है इसी सबसे संबंधित सर्वे का, जिसके बारे में भी पिछले बार भी बताए हैं और बार बार प्रश्न आता है, और इस प्रश्न में भी अभी वाले जितने प्रश्न करता है उनमें भी कुछ है, तो उसको इसके बाद के लेक्चर में आप लोग सुनेंगे।